बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। ऐसा लग रहा था जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया खुदकुशी करने के मूड में था। एक के बाद एक जब उसने अपने कई सारे कंटेंट डायरेक्टर्स को निकाला 2019-21 के दौरान, बावजूद इसके कि भारत को 3000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था, इसका काफी कुछ बर्बाद किया गया। 150 करोड़ अब तक का सबसे बड़ा बजट एक वेब सीरीज पर जो सुपरहिट फिल्म बाहुबली के प्रीक्वल को बनाने पर खर्च हुआ। मगर जब वो कंपनी के डायरेक्टरों को दिखाया गया तो उन्होंने उधर ही उसी वक्त ये 9 एपिसोड 2 सीजन का शो रिलीज से पहले ही खारिज कर लिया। फिर और पैसे बर्बाद हुए दिल्ली क्राइम सीजन 2 के बहुमत हिस्से को रीशूट करने में, जिसकी देर से रिलीज होने से नेटफ्लिक्स की गाड़ी डगमगाई। नेटफ्लिक्स इंडिया का दिशा भटकना आश्चर्य की बात है, खासकर जब 5 साल पहले उनकी शुरुआत सफलता से हुई थी, जब उसने 2018 में भारत का पहला OTT सुपरहिट सेक्रेड गेम्स देकर महसूस किया होगा। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अब तो उसके अमेरिकी CEO भी परेशानी में है। The lack of success in the Indian market is frustrating, but the company will keep trying. उनकी समस्याएं खुद की बनाई हुई लगती है और भारतीय बाजार को सही तरीके से न पढ़ने का नतीजा है। पहले उनके महंगे सब्सक्रिप्शन प्लान की वजह से भारतीय दर्शक 60 लाख पर आकर रुक गए हैं। पहले तो उनका सबसे बड़ा सालाना पैकेज तो आसमान छूता था, लगभग 10,000 रुपए। भारत के मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर। पापा, मुझे नेटफ्लिक्स के लिए हर महीना 500 रुपया और चाहिए। एलीट शहरी दर्शकों के मजे के लिए बना नेटफ्लिक्स US में हर महीने 9.99 775 रुपए का दाम लेता है और यहाँ भी कीमत लगभग वहाँ के बराबर 500 रुपए रखी है। भारत में एंट्री मारी मनी हाइस्ट, नार्कोस, हाउस ऑफ कार्ड्स और स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज के साथ, इस विश्वास से कि यहाँ के दर्शक इसकी अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी से खुश हो जाएंगे, और देसी ऑडियंस की बॉलीवुड की प्यास बुझाने के लिए कुछ फिल्में खरीदी। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि भाई साहब ओरिजिनल बनाना पड़ेगा, लेकिन गलती दोहराई और केवल मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को ध्यान में रखा। रियलिटी शो में भी जब हाथ पैर मारे इंडियंस मैच मेकिंग के साथ, तो वो भी NRI लोगों पर बनाया, असली भारत से कोसों दूर। फिर अमेरिका की वोक और सेक्युलर विचारों को भारतीय दर्शकों पर ठूसा, जो रूढ़िवादी देश को हजम नहीं हुआ। हालांकि नेटफ्लिक्स के प्रतियोगी लगातार उस पर नजर रखे हुए थे और क्राइम थ्रिलर्स की सफलता देखकर दे धड़ाधड़ अमेज़न प्राइम ने क्राइम शैली के 3 बैक टू बैक हिट निकाले, और वो उसी बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस ने बनाया जो नेटफ्लिक्स के लिए हिट नहीं दे पाए। इसके बाद अमेज़न ने KGF, पुष्पा और कई सारी हिट दक्षिण भारतीय फिल्मों के डिजिटल राइट्स खरीदे, और नेटफ्लिक्स ने जो मलयालम फिल्म को पास किया द ग्रेट इंडियन किचन, जो आगे जाकर हिट बनी, उसका फायदा उठाया। ये सब अमेज़न ने दर्शकों को एकदम सस्ते भाव पर दिया, जो आम आदमी के बजट में फिट हो। रिलैक्स पापा, अमेज़न प्राइम के लिए बस आप 129 दे दीजिए। हाँ, ये ठीक है। हॉटस्टार ने बीच का रास्ता अपनाया। पापा, क्रिकेट के लिए 299 और। क्रिकेट ओके, ठीक है। जिसने IPL के दम पर सफलता हासिल की 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर हासिल करके, जबकि डिज्नी हॉटस्टार की जोड़ी का कुल 5.1 करोड़ था। OTT युद्ध हारने के कगार पर नेटफ्लिक्स ने वापसी मुक्का मारा। मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला 199 रुपए का, जिसे वो और घटाकर 149 रुपए कर दिया। इसके बाद 12 ओरिजिनल सीरीज बनाई, वो भी एक ही साल में हॉटस्टार को टक्कर देते और प्राइम से बेहतर करते हुए। लेकिन उनमें से केवल 2 ही हिट हुई, जिससे लगता है कि उनका चुनने का तरीका सही नहीं, क्योंकि हॉटस्टार और प्राइम ने 4 हिट दिए। फिर करण जौहर के साथ अपनी एक्सक्लूसिव कंटेंट डील तोड़ी, जिसके लिए उन्होंने उन्हें मोटी रकम दी होगी, और थ्रिलर शोज की झड़ी लगा दी, वो भी महिलाओं को आगे रखकर। रीजनल मार्केट को गंभीरता से लिया, इतना कि एक मलयाली सुपर हीरो तक पेश किया और कई साउथ इंडियन भाषाओं की फिल्में खरीदी। इतना पसीना बहाने के बावजूद नेटफ्लिक्स अभी भी सब्सक्राइबर की दौड़ में अमेज़न और हॉटस्टार दोनों से काफी पीछे है। लेकिन क्योंकि उनके दाम महंगे हैं, उनका 1529 करोड़ रुपए का राजस्व लगभग हॉटस्टार का 1670 करोड़ के जितना है। भले ही हॉटस्टार के सब्सक्राइबर उससे 8 गुना है। हालांकि नेटफ्लिक्स और बाकी OTT की लड़ाई असमान है और सही तुलना नहीं की जा सकती। जैसे अमेज़न प्राइम ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाता है शॉपिंग, गानों और ऑनलाइन किताबों पर डील्स देकर, डिज्नी हॉटस्टार यही क्रिकेट के जरिए 2018 से कर रहा है, जब उसने IPL के डिजिटल राइट्स खरीदे थे।
सोनी लिव भी अब स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जरिए सब्सक्राइबर को 1.82 करोड़ तक तिगुना करके नेटफ्लिक्स से बहुत आगे निकल चुका है और ZEE5 के साथ इसके लंबे समय से अटके मर्जर के बाद और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है मनोरंजन और खेल के कॉकटेल के बल पर। खेलों से जाहिर फायदे होने के बावजूद नेटफ्लिक्स अभी भी खेलों में कूदने से डरता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइव स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कुछ ही समय के लिए रहते हैं जबकि शो और फिल्में हमेशा के लिए? क्या यही वजह है कि पिछले 2 वर्षों में डिज्नी हॉटस्टार ने एक के बाद एक ओरिजिनल कंटेंट निकाले हैं ताकि वे अपने सब्सक्राइबर को जमा करके रखें, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके IPL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म होने पर थे और अब लाखों जो सिर्फ मैच ऑनलाइन देखते हैं वो छोड़कर दूसरे OTT में कूदेंगे क्योंकि इस बार वो केवल टीवी राइट्स ही खरीद पाए। डिजिटल राइट्स जीते नए आए रिलायंस वायकॉम ने, जो खुद इस क्षेत्र में एक नया खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जबकि टाइम्स के नौसीखे MX प्लेयर को मीना, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और US के विदेशी राइट्स मिले। या क्या नेटफ्लिक्स को डर है कि खेल दिखाकर उनका कंटेंट क्रिएटर ब्रांड की इमेज कमजोर हो जाएगी? कंटेंट क्रिएटर के एरिया में भी इसका सीधा सामना फिल्म शो वाले प्लेटफॉर्म ZEE5 और MX प्लेयर आदि से होता है, जो खुद के सारे हिट शो लेकर आए हैं। 2021 में ZEE5 के 3 और MX के 6, नेटफ्लिक्स के 2 से काफी ज्यादा। बल्कि ZEE5 अपने 2018 लॉन्च के केवल 4 साल में नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर लेवल पर पहुंचा। हालांकि उसकी कमाई केवल 1/4 है, 419 करोड़ रुपए। वैसे ZEE5 के कोविड के दौरान सलमान खान की राधे का डिजिटल ऑनली लॉन्च से सभी OTT खिलाड़ियों को कुछ सीखने को मिला। ये देखते हुए कि भाई की पिछली फिल्म रेस 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ कमाए, जी ने सोचा कि राधे को 225 करोड़ में खरीदना फायदे का सौदा होगा। इसलिए उन्होंने फिल्म को बहुत धूमधाम से लॉन्च किया, लेकिन उनका ऐसा कटा कि राधे ने सिर्फ 135 करोड़ कमाए और 9 लाख नए सब्सक्राइबर लाए। Amazon को पहले ही ये कड़वा सबक गुलाबो सिताबो और कुली नंबर 1 से मिल चुका था और लक्ष्मी से हॉटस्टार को, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि भाई की फिल्म इतनी बुरी पिटेगी। बॉलीवुड महंगा और फ्लॉप होने की वजह से सभी प्लेटफॉर्म रीजनल कंटेंट की पाइपलाइन को फोड़ने वाले हैं। बस नेटफ्लिक्स ही अपनी चौड़ में है, जिसकी सिर्फ एक बड़ी रीजनल सीरीज आ रही है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे रीजनल OTT प्लेटफॉर्म इन सबको टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने भाषा के दर्शकों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। आहा का केस लें, इसके प्रमोटर पुष्पा फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन का परिवार है, जिनके पास पुरानी फिल्मों की बड़ी लाइब्रेरी और इंडस्ट्री में गहरे कनेक्शन है। MX प्लेयर भी रीजनल बाजार के ही पीछे लगा है, लेकिन 10 भारतीय भाषाओं में फॉरेन की फिल्मों को डब करके। साथ में इसने पैसे कमाने का एक अलग ही तरीका चुना, सिर्फ एड्स के जरिए, जिस वजह से हर महीने 200 मिलियन यूजर्स इसके प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अब ये 2 और अनोखे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक 299 रुपए की एड फ्री सालाना मेंबरशिप, दूसरा पहले देखना पैसा बाद में। यकीनन नेटफ्लिक्स को किसी भी देश में इतना मुकाबला नहीं करना पड़ा जितना भारत में, जिसका मार्केट हर कुछ सालों में 2 गुने होने का अनुमान है। सिर्फ भारत में तगड़ा मुकाबला नहीं झेलना पड़ा, पहली बार उसने दुनिया भर में 13 लाख सब्सक्राइबर खोए। तो नेटफ्लिक्स इस तूफान का मुकाबला करने के लिए क्या कर रहा है? वो एक सस्ता सब्सक्रिप्शन लाएंगे जिसमें दर्शकों को एड भी देखने होंगे, जो आजकल इंडस्ट्री का लेटेस्ट ट्रेंड है। HBO ने इसी तरकीब से दुनिया भर में 30 लाख सब्सक्राइबर जोड़े, वो भी जब नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे खोए। हॉटस्टार ने भी पिछले 10 महीनों से भारत में 40% छूट पर एक एड वाला सब्सक्रिप्शन ऑप्शन निकाला हुआ है। वो चाबी जो फैसला करेगी कि नेटफ्लिक्स स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में जाए या नहीं, वो अमेरिका में, भारतीय ऑफिस में नहीं। तो सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में नेटफ्लिक्स उस चौराहे पर खड़ा है जहां उसे खुद की पहचान तय करनी होगी। एक बार जब वे इसका उत्तर दे सकें तो वो भारत में लड़ाई लड़ने के काबिल हो सकते हैं। बिस्बो की शायरी, ओरिजिनल करते रह गया नेटफ्लिक्स का बाजार, ZEE5 Amazon फिर चढ़ा, ले खेलो का साथ। व्यूज की दमड़ी यहाँ, टक्कर है आर पार, भाजा जनता फिर जिसे उसकी नैया पार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।